नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं गायत्री व्यास। कोरोना संक्रमण से 212 देश पिछले कई महीनों से जूझ रहे हैं, मगर ये वक्त है कि थम नहीं रहा। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुरा वक्त चल रहा है पूरे विश्व में और ये बुरा वक्त कब थमेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो 212 देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 43 लाख के पार हो चुका है। कोरोना से मृतकों की संख्या हुई है 3 लाख के करीब और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की विश्व में संख्या हुई है 16 लाख से ज्यादा। देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 75,000 के पार हो चुका है आंकड़ा कोरोना संक्रमण मरीजों को लेकर। रिकवरी का आंकड़ा हुआ है 25,000 के करीब और 2,400 लोगों ने गंवाई है कोरोना संक्रमण से अपनी जान। महाराष्ट्र बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24,427 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं अभी तक। गुजरात में 8,904 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद का आंकड़ा है 6,353। वडोदरा शहर में आज नए 18 मामले सामने आए हैं और 625 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है, मगर उसके साथ में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 44 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया वडोदरा शहर में। शहर की खबरों की ओर रुख करें उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। टीडीएस रेट में 25% की भारी कटौती। सरकार ने रियल एस्टेट, एमएसएमई, एनबीएफसी सेक्टर्स को दी बड़ी राहत। शहर में नए 18 कोरोना केस की पुष्टि। आज 44 लोग मिलाकर अब तक 355 लोग डिस्चार्ज। और भाजपा कार्यकर्ता ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। बर्थडे सेलिब्रेशन करने पर 8 लोग हुए गिरफ्तार। निर्मला सीतारामन ने खोला 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पिटारा। सबसे पहला तोहफा मिला एमएसएमई सेक्टर को। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस पैकेज को कहां खर्च किया जाएगा उस पर जानकारी देते हुए कहा कि एमएसएमई देश की रीढ़ है। ये सेक्टर 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई को कैसे फायदा पहुंचाएगा। ये लोन 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री रहेगा। लोन उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे 2 लाख से ज्यादा तनाव वाली एमएसएमई को फायदा होगा। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी। सैलरी का 24% हिस्सा सरकार पीएफ में जमा कराएगी। 15,000 से कम सैलरी वालों को ईपीएफ सरकार अगस्त महीने तक देगी। इससे 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत दी जाएगी। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने का समय मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वे और उनकी टीम आने वाले 4 दिनों तक इस राहत पैकेज पर देशवासियों को जानकारी देंगे। और आज वडोदरा शहर में नए 18 कोरोना संक्रमितों के केस सामने आए हैं, जिसको मिलाकर 625 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। उसके साथ में 44 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। शहर में आज 18 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 625 पर पहुंच गई है। 24 घंटों में लिए गए 157 सैंपल में से 139
सैंपल नेगेटिव रहे हैं, जबकि 18 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। आज 44 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब शहर में कुल 355 लोग कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। आज जो नए मामले दर्ज हुए हैं वे समता रोड के सरदार हाइट्स, बीआईडीसी गोरवा, भद्र कचेरी, मोटी वॉरवाड़, शेख फरीद मोहल्ला, कारेलीबाग की धनलक्ष्मी सोसाइटी, सैयद वाड़ा, लहरीपुरा, वाघोड़िया रोड के पटेल पार्क, तरसाली के मणिनगर, छानी के रवि शिखर, राणावास, पानीगेट, महावत फलियू, हनुमान फलियू और भाईली कैनाल रोड पर अक्षर वाटिका में दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में कोई मौत शहर में दर्ज होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दी गई है। सरकारी आदेशों का भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सरेआम उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी करते हुए वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष अनिल परमार ने मनाया जन्मदिवस। एक और पुलिस और प्रशासन तालाबंदी के नियमों के पालन में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कारेलीबाग के तुलसीवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष अनिल परमार ने म्यूजिक सिस्टम लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कई लोगों को एकत्रित कर अपना जन्मदिन मनाया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो हुआ ही, लॉकडाउन में इतने सारे लोग घर से बाहर कैसे निकले उस पर भी सवाल खड़ा होता है। इतना ही नहीं, जन्मदिन सेलिब्रेशन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिसके बाद पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए अनिल परमार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गई तारीख 12/5/2020 रोज मोड़ी रात्रिना समये अनिल परमार नामना व्यक्तिए बर्थडे पार्टीनी उजवणी करेली हती। जे उजवणी करेल अने व्हाट्सएप अने फेसबुक पर विडियो वायरल करेला हता फोटोग्राफ, जे आधारे एमां फोटामां अमुक किस्सामां ओळखाई गયેલા જેઓના વિરુદ્ધ અત્રેના પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસી કલમ 269, 70 અને 188 મુજબનો ગુનો દાખલ કરી અને કુલ અનિલ પરમાર જે ભાજપમાં વોર્ડ પ્રમુખનો હોદ્દો ધરાવે છે તેને તથા બીજા 7 ઇસમોને આજરોજ ગુનાના કામે ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। तालाबंदी के बावजूद सड़क पर वाहनों की बेतहाशा आवाजाही, सड़क हादसे दर्ज होने का सिलसिला वडोदरा में शुरू। वडोदरा शहर सुबह जब उठता है, यहां तालाबंदी का नामो निशान नहीं दिखता। शहर के विभिन्न इलाकों में लोग अपने दुपहिया और 4 पहिया वाहन लेकर निकल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, शहर में पिछले कई दिनों से दर्ज नहीं हुए सड़क हादसे भी अब दर्ज होना शुरू हो गए हैं। आज सुबह नटुभाई सर्कल निकट पशाभाई पार्क के सामने ऐसी ही एक घटना घटी। 2 कारों की टक्कर हो गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि लॉकडाउन के बावजूद लोग इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलते क्यों हैं? सरकार हर वक्त डंडा लेकर हमारे पीछे घूम नहीं सकती। कुछ जिम्मेदारी तो शहर के और देश के नागरिक होने के नाते हमें खुद भी उठानी होगी। शहर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की मनमानी इस लॉकडाउन में लगातार सामने आ रही है और कई लोग शिकायत कर रहे हैं। तालाबंदी के अमलीकरण में इन दिनों शहर पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है और उनका काम बांटने के लिए सिविल डिफेंस के 208 लोग भी काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोगों की नियुक्ति उप जिलाधीश द्वारा की जाती है, लेकिन सिविल डिफेंस के ये लोग अपने आप को पुलिस समझकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और लोगों को बिना वजह प्रताड़ित भी करते हैं। जे व्यक्ति सिविल डिफेंस में सेवा मानद सेवा आपवा मांगता होय एना अमे अरजी फॉर्म भरावीए छे, एना पेला रेठाणना पुरावा लीए छे अने जे ते पोलीस स्टेशन में ए गुनामां संडोवायेला छे कि केम एनुं वेरिफिकेशन करावे छे। बादमां अमने निमणूक आपीए छे अने निमणूक आप्या पछी ए लोकोने अमे पछी तालीम आपीए छे विविध प्रकारनी। कोविड-19 में जे माणसो अत्यारे ट्राफिक पॉइंटो पर काम करी रह्या छे, केटला माणसो छे? हाल 208 ट्राफिक पॉइंट पर अमारा माणसो काम करी रहेला छे। एमां अमारा 64 जेटला जे मानद सेवको छे ए रेग्युलर छे, ए लोकोने मानद वेतन मळे छे, पण 208 जे काम करे छे ए जे ते पोलीस स्टेशने फाळ्या छे पेला फक्त मानद सेवा ज आपे छे। वहीं सिविल डिफेंस कर्मचारियों को काम पर लगाकर शहर के पुलिस कर्मचारी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त दिखते हैं। हाल ही में पुलिस कमिश्नर द्वारा दिए गए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने के आदेश का उल्लंघन करते हुए कई पॉइंट पर पुलिस कर्मचारी हमेशा मोबाइल में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। अत्यारे लॉकडाउन चाले छे त्यारे घणा बधी जग्याओं पर जो पुलिस नाकाबंदी करीने ट्राफिक चेक करे छे
લોકોના જો બિના મતલબના લોકો ફરે છે એના ગાડીઓ ચેક કરે છે, ડિટેન કરવાની કામગીરી થાય છે. સાથોસાથ જો જ્યાં ત્યાં એક પોઈન્ટ ઉપર કુલ લોકલ પોલીસ, સ્થાનિક પોલીસ હોય છે, SRP હોય છે, ટ્રાફિક બ્રિગેડ હોય છે, હોમગાર્ડના જવાનો હોય છે. આ બધાના એક સંકલિત જો એક એફર્ટ ત્યાં થતા હોય છે. ત્યારે એક ધ્યાન ઉપર બાબત આવી હતી કે આ લોકો મોબાઈલ ફોન વધારે ઉપયોગ કરતા હોય છે, બધા જેટલા બી માણસો હોય છે, જેના લીધે લોકડાઉન પ્રોપરલી થઈ શકતા નથી. જોઈએ સાથોસાથ વારંવાર મોબાઈલના ઉપયોગ કરવાથી ચેપ લાગવાની બી શક્યતા હોય છે. તો માનની DGP શ્રીના સૂચના મુજબ આ સમગ્ર રાજ્ય માટે એક સૂચના મળી છે કે એવા પોઈન્ટ, તમામ પોઈન્ટ ઉપર ફક્ત 1 યા 2 જો સિનિયર અધિકારીઓ હોય છે યા સિનિયર માણસો હોય છે એના મોબાઈલ ચાલુ રહે, જેથી એમરજન્સીમાં કોઈ એના સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. બાકી તમામ માણસો જો બંદોબસ્તમાં આવે છે, આ લોકો આપણા મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને પોતપોતાના વાહનોમાં મૂકી લે અને જ્યારે એના બંદોબસ્તનો સમય ખતમ થઈ જાય ત્યારે આપણે ઓન કરીને જઈ શકે છે. એના પર્પઝ એક એવું છે કે એક તો વધારે મોબાઈલમાં કોઈ વ્યસ્ત નહીં રહે અને લોકડાઉનના પ્રોપરલી એકદમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. ચેકિંગમાં લોકોને કોઈ અગર માન લોકો પીછા કરતા હોય, કોઈ પૂછે તો એના બી જો ગાઈડન્સ આપી શકે છે. સાથોસાથ જો આ મોબાઈલનો વારંવાર ઉપયોગ ના કરે જેથી કોઈ ચેપ નહીં લાગે. આ આશયથી અમે વડોદરા શહેરમાં બી છેલ્લા 4 દિવસ ખૂબ એના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ અને આવનાર દિવસોમાં પણ અમે બધા લોકો એવા તકેદારી રાખીશ કે લોકડાઉન માટે, પ્રજાના હિત માટે ખૂબ સરસ લોકો આપણે કામગીરીમાં વધારે એલર્ટ રહે, समय फाड़वे, एलर्टनेस रखे, न कि अपना कोई मोबाइल यूज करे. सिविल डिफेंस की मनमानी और दुर्व्यवहार का सामना कल OP रोड पर VNM टीवी के कैमरामैन को भी करना पड़ा. VNM टीवी के कैमरामैन अपना काम पूरा कर जब घर जा रहे थे तब सिविल डिफेंस के कर्मचारी द्वारा उन्हें रोका गया और उनके पास कैमरा और आई कार्ड होने के बावजूद लंबे वक्त तक उनकी पूछताछ कर आवश्यक सेवाओं में शामिल मीडिया की भूमिका में बाधा पैदा की. और वैसा ही आज सुबह इलोरा पार्क कैश एंड कैरी के सामने भी हुआ VNM टीवी की टीम के साथ. वहां पर भी उनके आई कार्ड देखकर भी उन्हें रोका गया और कहा गया कि 2 लोग बाइक पर नहीं जा सकते हैं. हमने मीडिया वाળાને કીધેલું છે કેમેરામેન ને રિપોર્ટર અલગ અલગ નહીં ફરી શકે સર. તમારું કાર્ડ ક્યાં છે? હાર્યું આટલું લટકાયેલું છે સર. બરાબર મેડમ અહીંયા લો, આમાં ભાઈ વિડીયો ઉતારે, તમે આપણો વિડીયો ઉતારો. આ ભાઈ બે સવારી છે, બરાબર? આ લાલ દબાઈ દેજો. તમે પોલીસમાં જ છો ભાઈ? તમે પોલીસમાં છો? તમે પોલીસમાં છો? સિવિલ ડિફેન્સમાં છું. સિવિલ ડિફેન્સમાં. તમને અધિકાર છે ચાવી કાઢવાનો? ચાવી કાઢવાનો અધિકાર ચાવી નથી. કાઢવાનો અધિકાર છે તમારો? તમને 2 સવારી માટે અમે ઉભા રાખ્યા છે. ચાવી કાઢી એ અધિકાર છે તમારો? હા છે. કોણે આપ્યું તમને અધિકાર? કોઈ તમારે પૂછવાનું નથી. નહીં, તમે 2 સવારી નીકળ્યા છો એટલે અહીંયા ઉભા રાખેલ છે. મીડિયામાંથી છે, તમને ભલે મીડિયામાંથી છો, કોણે આપ્યો? વાંધો નથી, બરાબર છે. તમે તમારું લાયસન્સ, PUC અને વીમો 3 વસ્તુ લઈને પોલીસ સ્ટેશન આવી જાઓ. પહેલા તમે એવું કહો કે તમે ગાડીના ચાવી કાઢી શકો, તમે પ્રેમથી વાત કરો. પ્રેમથી વાત ન થાય. તમે મીડિયામાં છો, તમને ખબર હોય છે 2 સવારી નીકળવું એ ગુનો છે. અમે ગુનો છે કે નહીં? ચાવી કેમ કેમ કે ગાડી ડિટેન કરવામાં આવે છે. ડિટેન તમે કરી શકો છો? હા, કરી શકીએ છીએ. તમને અધિકાર હા આપ્યો છે. છે? ઓકે, બરાબર. શું નામ છે તમારું? રાકેશભાઈ પટેલ, ગોરવા પોલીસ स्टेशन. ये भी तुमने कही दो हमारी निमणूक. और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM न्यूज. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. तालाबंदी के चलते शहर के रिक्शा चालकों की स्थिति बेहाल.
कई दिनों से रोजगार नहीं मिलने से इन लोगों को परिवार के गुजर बसर के लिए आ रही हैं कई दिक्कतें। देश भर में लॉकडाउन 3 अपने अंतिम चरण में है और लॉकडाउन 4 रियायतों के साथ होगा, ऐसी घोषणा पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मगर लॉकडाउन 4 में क्या क्या रियायत मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 50 से ज्यादा दिनों से शहर भर में सभी तरह के रोजगार बंद पड़े हैं, जिसमें रिक्शा परिवहन भी शामिल है। शहर में हजारों रिक्शा चालक ऐसे हैं जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। सुभानपुरा के स्लम क्वार्टर में रहने वाले 192 परिवार भी ऑटो रिक्शा पर निर्भर हैं। कई दिनों से रोजगार नहीं होने की वजह से अपना परिवार पालन में इन रिक्शा चालकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज ऐसे ही पीड़ित रिक्शा चालकों ने एकत्रित होकर सरकार से राहत पैकेज की मांग की। આજે બે મહિનાથી લોકડાઉન છે। આ ઘણાની પોતાની છે, ઘણાની ભાડાની રિક્ષા છે। આજે ઘણા ટાઈમથી અહીંયા કોઈ રિક્ષાવાળા એટલા બધા ઘરે બેસી રહ્યા છે કે કોઈ એની એ નથી આગળ બહાર કાઢ્યું કે તમે કેવી રીતના ઘર સંસાર ચલાવો છો કે કેવી રીતના ઘર સંસાર તમારું ચાલે છે। આજે ઘણા ટાઈમથી આ બધા રિક્ષાવાળા બેસી રહ્યા પોતપોતાની રીતના। કેટલા પરિવાર અહીંયા રહે છે? અહીંયા 192 ઘર છે હું, અને આ સ્લમ ક્વાર્ટર છે। તંત્ર દ્વારા કોઈ સુવિધાઓ મળે છે? કઈ સુવિધા આવી નથી અને કોઈ કરતા કોઈ આગળ આગળ કોઈ તપાસ કરવા બી આવ્યો નથી કે ભાઈ તમારું આગળ ઘર સંસાર કેવી રીતના ચાલી રહ્યું છે, તમારી રિક્ષા કેવી ચાલે છે નથી ચાલતી। બધા બેસી રહ્યા છે। ટોટલ 40 થી 50 રિક્ષા છે અમારી અહીંયા સાહેબ। આજે કઈ કરતા કઈ આ બધા રિક્ષાવાળા ઘરે ને ઘરે બેસી રહ્યા છે। આજે કોઈનું ઘર સંસાર ચાલતું નથી, કેવી રીતના ખાય છે કેવી રીતના મને તો ખબર નથી સાહેબ। અમને જો કંઈ નહીં હાલે તો અમને પૈસા આપશે ને તોય અમને ચાલશે। રૂપિયા જોવે છે અમારે તો આ બધા રિક્ષાવાળાને। હું ઘર ચાલતા ઘર ચલાવવા માટે તો અનાજનું આપી જાય તો અનાજ બી અમે લેવા તૈયાર છે। આ સુભાનપુરા સ્લમ ક્વાર્ટર્સ ઇલોરા પાર્ક સુભાનપુરા શાખામાં આવ્યો છે। ભાડા રિક્ષા ચલાવું છું। લગભગ 2 મહિનાથી લોકડાઉનમાં છે। અમારે ઘરે ખાવાનું શું, ઘરના ઘેર બધા કોઈ સુવિધા નહીં, કોઈ અપંગ છે। नए वडोदरा शहर के इलाके अब कोरोना की चपेट में। पशाभाई पार्क का राधे अपार्टमेंट रेड जोन घोषित। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने नए इलाकों को अब अपनी चपेट में ले लिया है। नटूभाई सर्कल निकट के पशाभाई पार्क में राधे अपार्टमेंट में रहने वाले सुमूल पटेल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके चलते गोत्री पुलिस थाने का स्टाफ और दिवालीपुरा के अर्बन हेल्थ सेंटर के स्वास्थ्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राधे अपार्टमेंट को रेड जोन घोषित करने पर वहां के लोगों को रेड जोन में कैसे रहना है उस पर भी जानकारी दी गई। लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया गया और इस इलाके में सैनिटाइजिंग की कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया। રાતે 8 આવરને હાલમાં રેડ ઝોન જાહેર કરવા માટે વીએમસીને મોકલી આપવામાં આવેલ છે અને જેથી રેડ ઝોન માટે પૂરતા જે સ્ટાફ છે એને મૂકવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને હાલમાં આરોગ્ય ખાતા તથા પોલીસ ખાતા દ્વારા તેઓના વિસ્તાર તે રાધે 8 આવરના માણસોને રેડ ઝોન અંગેની બધી માહિતી આપવામાં આવેલી, તેમજ દૂધ, રાશન, તે તમામ વસ્તુ એશિયા મોલમાંથી કે કોઈ બી મોલમાંથી ઓનલાઈન મંગાવવા માટે તેઓને સમજ કરવામાં આવેલ છે અને નીચે નહીં ઉતરવા માટે તેઓને સમજ કરવામાં આવેલ છે અને આજથી 14 દિવસ સુધી તમને બહાર નહીં નીકળવા માટે તેઓને સમજ કરવામાં આવેલ છે। ये जो कोरोना का केस पता लगा है वो एक्चुअली पिछले 10 दिन से भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब ये उनको कहाँ से लगा है इसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरे पशाभाई में स्पेशली राधे के अंदर हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमने 3 बार सैनिटाइजेशन कराया है और आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस बिल्डिंग को रेड जोन में डिक्लेयर किया है। उसके साथ राधे 2 को उन्होंने ऑरेंज जोन में किया है और किसी भी पर्सन को ना तो बाहर से अंदर जाने दिया जाएगा और ना अंदर से बाहर जाने दिया जाएगा। 14 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे। हमने अपने सभी रहवासियों से निवेदन किया है कि आप कृपया करके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो करें और कोई भी आदमी वेंचर नहीं करे घर से बाहर आने के लिए। मैं कॉरपोरेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कल शाम से ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन और पूरा टीम भेजा था और आज भी डॉक्टर्स और पूरी टीम यहाँ पर चेकिंग के लिए आई है और जो भी पशाभाई से मदद होगी हम उनकी मदद करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि पशाभाई के अंदर ये कोरोना आगे स्प्रेड ना हो। यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी रहती है, प्लस वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो बाहर नहीं निकलें, कोई भी काम वाले या जो भी घर पे आते हैं उनको नहीं आने दें।
और अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक होम डिलीवरी के लिए एक पर्सन होता है जो वहाँ पे नीचे सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ डिलीवर करके जाएगा और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अंदर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50 दिन से ज्यादा समय के बाद आखिरकार रेल सेवा को बहाल किया गया है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कल रात पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची। रेल मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से धीरे धीरे यात्री सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करने के लिए 12 मई 2020 से भारतीय रेल पर पैसेंजर ट्रेन सेवा आंशिक तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई से देश के विभिन्न हिस्सों में चलाई जाएगी। कल चलाई गई ट्रेन में 1487 यात्रियों ने सीट बुकिंग की, जिनमें से 1107 यात्री मुंबई सेंट्रल से, 97 यात्री सूरत से, 83 यात्री वडोदरा से, 23 यात्री रतलाम से एवं 177 यात्री कोटा स्टेशन से सवार हुए। दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली की स्पेशल पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है, जो शाम 4 बजे मुंबई से निकलकर करीब 10 बजे वडोदरा पहुंची और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुई। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र कई दिनों से फंसे थे तालाबंदी के तहत। इन 17 छात्रों को प्रशासन ने उनके वतन लद्दाख भेज दिया है। जिलाधीश के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी और लद्दाख प्रशासन के साथ संकलन कर 17 छात्रों को लद्दाख वापस भेज दिया गया है। पिछले दिनों ही शहर के कुछ छात्रों को आसाम भेजा गया था और उसके बाद एमएस यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टी में पढ़ने वाले 17 छात्रों को लद्दाख भेजा गया। इन छात्रों को एमएस यूनिवर्सिटी का भी खास सहयोग मिला और आज आखिरकार छात्रों को सुरक्षित रूप से उनके घर भेज दिया गया। यहाँ पर हम लोग जो लद्दाख कोई भी लोग हैं ना, यहाँ पर एमएसयू ने हम सबको सेफ रखा और हमें जो फैसिलिटीज़ है वो सब अच्छी तरह से प्रोवाइड किया और हमें सेफ भी रखा है। इसके लिए हम जो यहाँ से अभी जा रहे हैं ना लद्दाख लोग, सब की तरफ से आपको जो एमएसयू या ऑफिसर्स है या फैकल्टी कोई भी है उन लोग को हम दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देश के सैकड़ों प्रवासी मजदूर अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो कोरोना से तो शायद निपट सकते हैं, लेकिन पेट की भूख से नहीं निपटा जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके वतन वापस भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं जिनके पास ना ही पैसे हैं और ना ही आधिकारिक दस्तावेज जिससे वो अपने गांव वापस लौट सके। इन प्रवासी मजदूरों के पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं, जिससे ये लोग कई दिक्कतों के साथ साथ एक एक दिन काट रहे हैं और आस लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द वे अपने गांव वापस जा सके। हम आ रहे हैं करजन से आ रहे हैं। हमको यहाँ पे खाने पीने का दिक्कत हुआ, काम सारा बंद था और सेठ हमारा चला गया 1 महीना पहले। हम लोग के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा। अब हमारे पास जो किराया भाड़ा 500-600 रुपया था, उसी में हम सोचे कि चलो अब इतना में निकल चलते हैं घरे, और पता चला कि गाड़ी हर जगह के खुल रहा है, इसी चलते हम लोग चल दिए। अब यहाँ आने के बाद कोई साधन नहीं है। करजन से आप कैसे आए? करजन से हम पैदल चले आए हैं, 2 दिन हमारा आने में वक्त लग गया। इधर आके आपको क्या जवाब दिया जा रहा है? इधर आने के बाद हमको बोला जा रहा है झारखंड के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारा मेडिकल चेकअप किया गया है अभी, उसके बाद बोला कि आएगा नंबर तो बताएंगे, और नंबर के आशे में हम लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते बैठे रह गए। अब हम लोग का नंबर भी नहीं आया। फिर दोबारा उसके पूछने के लिए गए तो अभी बोला कि अभी 1 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ते हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। अभी 1 हफ्ते कहाँ रहेंगे? इसी तरीके से जाएंगे, पैदल जाएंगे, घर जाएंगे। हम मियाँ गाँव से आ रहे हैं। क्या काम क्या कर रहे हैं? ये हाईवे का काम करते हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारा गांव जाने का कोई साधन नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी नहीं बचा। जो भी बचा था वो बैठ करके खा गए, जितना भी पैसा था सब खा गए। एक मेरे सिवा खाली एक मोबाइल बचा। अब क्या करें, इसको भी बेच करके गांव जाना पड़ेगा। फैमिली से कैसे बात करेंगे? रास्ते में जाएंगे तो ट्रेन भी नहीं मिल रहा, नहीं बस मिल रहा है कि गाँव जाएँ। इधर बोला गया कि कोई सुविधा नहीं है जाने का गाँव। इधर तो 1 महीने से फंसे हुए हैं। अटलादरा इलाके में कोरोना केस पाए जाने पर सैनिटाइजिंग की कार्यवाही की गई और प्रशासन ने किया कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास। अटलादरा इलाके में दीप पार्टी प्लॉट के सामने की सोसाइटी में कोरोना संक्रमण का केस सामने आया है। इलाके में कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले, इस हेतु से
सोसाइटी के साथ साथ पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। ये इलाका इलेक्शन वार्ड नंबर 12 में आता है, जहां भाईलाल अमीन अस्पताल में काम करने वाली नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद इलेक्शन वार्ड नंबर 12 में प्रशासन ने हरकत दिखाते हुए सैनिटाइजिंग की कार्यवाही के साथ साथ इस इलाके के लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की। इस विस्तार के नगर सेवक भरत डांगर ने लोगों को सावधान रहने की अपील भी की है। આજરોજ અમારા ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 12ના અટલાદરા વિસ્તારની અંદર દીપ પાર્ટી પ્લોટની સામેની સોસાયટીની અંદર એક નર્સ બેન જે પોતે ભાઈલાલ અમીનમાં નોકરી કરે છે એનો કેસ ગઈકાલે પોઝિટિવ ડિટેક્ટ થયો છે। એટલા માટે સમગ્ર સોસાયટીને સેનિટાઈઝ કરીને દવા છંટકાવીને ઘરે ઘરે ઉકાળા માટેના પાણીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે। મેડિકલની ટીમ, આરોગ્યની ટીમ, સફાઈ સેવકો, સેનિટાઈઝરનો સ્ટાફ બધાને સાથે રહીને સમગ્ર વિસ્તારને મુલાકાત લીધી છે। આજે સૌ કોર્પોરેટરો અમારા મનીષભાઈ, દક્ષાબેન, રીટાબેન સૌ કોર્પોરેટરો સાથે અમે ત્યાં આગળ સમગ્ર લોકોને સમજાવ્યા છે કે ભાઈ હવે ક્વોરન્ટાઇનનો સમય આવ્યો છે તમારા વિસ્તારમાં પ્રથમ કેસ હોવાને કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરો, મોઢા પર માસ્ક રાખો, નિયમિતપણે હાથ ધોવો અને બહારના કોઈ લોકો અંદર ન આવે એની માટે સોસાયટીના ગેટ પર તાળું મારો। આ બધી જ વ્યવસ્થા કરીને ત્યાં જઈને અમે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને આવ્યા છીએ। લોકોએ પણ સાથ સહકાર આપવાની બાંહેધરી આપી છે। કુલ મળીને આ બેન જે છે પોતે ભાઈલાલ અમીનની અંદર નોકરી કરતા હતા અને ત્યાં આગળથી જ કદાચ એમને લાગ્યો હોય એવું બની શકે, પરંતુ એ બેન પોતે ત્યાં ગાર્ડનમાં વોકિંગ માટે પણ જતા હતા, બાજુના એક રેશનિંગની દુકાન પર કરિયાણું લેવા માટે પણ ગયા હતા। આ બધી જગ્યાને સેનિટાઈઝ કરીને ત્યાં પૂરતો પ્રિકોશન લેવાની પ્રયત્ન કરાયો છે તંત્ર દ્વારા। फंसे हुए लोगों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फंसे हुए लोगों में कुछ लोग ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के शिकार भी हैं। उनकी दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। इन सभी को जल्द से जल्द भारत बुला लिया जाए, ऐसी मांग सबने की है। हम लोग पूरे भारत में से अलग अलग स्टेट में से शटडाउन एक्टिविटी के लिए यहाँ अबू धाबी में विजिट वीज़ा पर आए थे, मिशन वीज़ा पर आए थे, जो कि 1 महीने के लिए आए थे। एक छोटा एक काम होता है, ऑयल इंडस्ट्री में एक प्लांट होता है जिसकी रिपेयर मेंटेनेंस करनी होती है, उसका टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट में हम लोग कई सालों से कुछ लोग आते जाते हैं, तो हम लोगों ने वो काम, हम लोग डेस्कॉन कंपनी में आए हैं। मैं कंपनी का नाम भी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। तो हमने अपना काम समय पे ख़त्म करके जब हमको वापस जाना था, तो यहाँ पर जो महामारी फैली हुई है कोरोना पूरे विश्व में, उसके कारण लॉकडाउन जो भारत सरकार के द्वारा लगाया गया और जो फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जिसके कारण हम सब लोग यहाँ पे फंस गए। हमने सरकार की तरफ से जो आग्रह किया गया कि आप लॉकडाउन का पालन करें और इंतज़ार करें, तो हमने पहले लॉकडाउन का भी पूरा पालन किया। हम लोग ऑलरेडी इधर क्वारंटाइन हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कहीं आते नहीं हैं, और हम सब लोग अभी तक भगवान की दया से सब लोग नेगेटिव हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दूसरा लॉकडाउन आया, तीसरा लॉकडाउन आया, हम लोगों ने पूरी धैर्य के साथ और संयम के साथ इसको हमने सरकार के आदेशों का पालन किया है। लेकिन जैसे ही सरकार ने कुछ विशेष फ्लाइट्स शुरू की और फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू किया, तो उसमें हमने देखा कि जो भी फ्लाइट्स जा रही है उसमें हमारी कंपनी को कुछ टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे आदमी नहीं जा पा रहे हैं। उसमें स्टैंडर्ड भारतीय करके जो लोगों को निकाला जा रहा है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उसमें उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और जिस गति के साथ ये वंदे भारत मिशन चल रहा है, उस गति के साथ तो ये संभव नहीं है कि सब लोग समय पर जा सकेंगे। उसके लिए बहुत समय लगने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से ये हमारी अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कैसे न कैसे करके जो भी फ्लाइट्स जा रही है उसमें कुछ फ्लाइट्स डेस्कॉन कंपनी को दी जाए। हमारी कंपनी चार्टर फ्लाइट करने के लिए भी तैयार है। सरकार, हमारी कंपनी कहती है कि सरकार से हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। एम्बेसी ने भी यही कहा है कि इजाज़त नहीं मिल रही है। तो सरकार से हम सब लोगों की दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कंपनी को या तो चार्टर फ्लाइट की इजाज़त दें, ताकि कंपनी 900,000 जो आदमी फंसे हुए हैं हम लोग उनको निकाल सके, या जो भी फ्लाइट जा रही है उसमें मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, उन फ्लाइट्स को बढ़ाया जाए, और उसमें हमारे डेस्कॉन के कंपनी के जो शटडाउन के वर्कर्स फंसे हुए हैं उनका कोटा निश्चित किया जाए, ताकि हर फ्लाइट में हमको थोड़ी सी सीट मिले तो भी हम लोग थोड़े दिनों में निकल जाए। यही हमसे, हमारी सब लोगों की तरफ से
1000 आदमी की ये रिक्वेस्ट है। शहर में पाबंदी के बावजूद एक बाइक पर 2 लोगों की सवारी अक्सर देखने मिलती है। लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते आज सुबह थाईलैंड के 2 छात्रों को डिटेन किया गया। पानीगेट इलाके में आयुर्वेदिक 3 रास्ते के पास पारुल यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को आज पुलिस ने डिटेन किया। इन छात्रों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। ये दोनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर शहर में निकले थे और उनके पास वाहन से जुड़े कोई दस्तावेज भी नहीं थे। ये छात्र थाईलैंड से पढ़ने वडोदरा आए हुए हैं और पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। तालाबंदी के उल्लंघन के चलते इन दोनों छात्रों को पानीगेट पुलिस थाने में ले जाया गया। जब व्हीकल છે પણ એમની જોડે લાયસન્સ કે આરસી બુક છે નથી, જે આરસી બુક લાયસન્સ બતાવે છે ડિજીલોકરમાં નથી, એટલા માટે તેમનું વ્હીકલ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું। એ થાઈલેન્ડના છે, પારુલ યુનિવર્સિટીમાં છે। देश की लड़खड़ा रही आर्थिक स्थिति को सुधारने 20 लाख करोड़ का आर्थिक सहायता पैकेज विश्व के देशों द्वारा की गई 5वीं सबसे बड़ी ये सहायता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा मंगलवार को की, ये पैकेज दुनिया में विभिन्न देशों द्वारा अब तक घोषित बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज देश की जीडीपी का करीब 10% के बराबर होगा। ये राहत पैकेज चीन, इटली और ब्रिटेन द्वारा घोषित पैकेज से भी बड़ा है। अमेरिका ने जीडीपी के 13% के बराबर का बड़ा पैकेज घोषित किया। वहीं जापान सरकार ने जीडीपी के 21% से अधिक बड़े पैकेज की घोषणा की है। जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने जीडीपी का 12%, जर्मनी ने 10.7% के राहत पैकेज की घोषणा की है। भारत के बाद फ्रांस ने 9.3%, स्पेन 7.3%, इटली 5.7%, ब्रिटेन 5%, चीन 3.8% और दक्षिण कोरिया 2.2% के राहत पैकेज दे चुका है। यानी भारत द्वारा कोरोना से निपटने दी गई सहाय पूरे विश्व में आर्थिक सहायता पैकेज के क्रम में 5वें नंबर पर है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये अमेरिका के आर्थिक सहायता पैकेज से सिर्फ 3% कम है। आशा की जा रही है कि ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वे हर गरीब, हर किसान और हर छोटे उद्योगकार तक पहुंचे, तभी देश कोरोना से उपजी स्थिति से उठ खड़ा हो पाएगा। महाराष्ट्र में ट्रेन के नीचे कुचलकर मारे गए प्रवासी मजदूरों जैसी घटना सूरत में घटते घटते रह गई। सूरत के कीम रेलवे स्टेशन पर वतन जाने की मांग के साथ सैकड़ों प्रवासी मजदूर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन करते करते पटरी पर चले गए। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन लोगों को वहां से हटाया और पटरी पर आ रही गुड्स ट्रेन से बाल बाल बचा लिया गया। ये सभी प्रवासी मजदूर रोजगार नहीं होने से पेट की भूख से परेशान हैं और प्रदर्शन करते करते मौत के मुंह में जाने वाले थे, जिन्हें पुलिस ने बचा लिया। कहते हैं कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है और जब अब जरूरत आन पड़ी है, देश के युवा कोरोना से लड़ने नित नए प्रयोग कर रहे हैं। दाहोद के गोदी रोड पर रहने वाले जुबेर कॉन्ट्रैक्टर ने उनके द्वारा बनाई गई मशीन से किसी भी तरह के वायरस का नाश किया जाता होने का दावा किया है। दाहोद के जाने माने पैराग्लाइडर जुबिन कॉन्ट्रैक्टर ने खुद के खर्च से एक नया संसाधन तैयार किया है जो यूवी लाइट में किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर सकता है। जुबिन कॉन्ट्रैक्टर इस यूनिट को दाहोद पुलिस को देना चाहते हैं ताकि वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। लोगों के लिए तो मैं खास ये करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में और अभी DRDO जो डिफेंस एकेडमी है वो भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रही है और रिसर्च नहीं ये बना के। जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने आज डभोई पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा, अधिकारियों के साथ किया फ्लैग मार्च। जिलाधीश शालिनी अग्रवाल आज डभोई के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने रेंज IG अभय चुडासमा, SP सुधीर देसाई, उप जिलाधीश हिमांशु परीख, मामलतदार समेत के अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए स्थिति का जायजा लिया।
डभोई के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई। जिलाधीश शालिनी अग्रवाल की अगुवाई में डभोई के सेवा सदन में उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। लॉकडाउनની શું પરિસ્થિતિ છે, જો પણ અત્યારે સુધી પરિપત્ર કરવામાં આવ્યા છે, એમના શું પ્રતિભાવ છે અને શું અહીંયા કામગીરી થઈ છે, એ તમામ પ્રકારના ઉદ્દેશ્ય સાથે કરવામાં આવ્યું છે। આખા ગુજરાતમાં અને વડોદરા જિલ્લામાં સિટીમાં ICMRની जो ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને એ ગાઈડલાઇન પ્રમાણે સિટી વિસ્તાર અને રૂરલ એરિયામાં ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે। और अब एक विशेष सूचना। वडोदरा महानगर के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष और शहर के कार्यकारी सदस्य मिलिंद अंबेगांवकर का दुखद निधन हुआ है। वीएनएम परिवार उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना करता है। पिछले 50 दिनों से देश तालाबंदी में है और इस तालाबंदी में कई छोटे बड़े सभी उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, ऐसा कहना था विशेषज्ञों का। और इसीलिए सरकार ने एक ऐलान किया 20,000 करोड़ की राहत पैकेज का, और उसके तहत आज निर्मला सीतारामन हमारी वित्त मंत्री ने एक ऐलान किया। MSME जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी को बचाने की कोशिश के तहत 3 लाख करोड़ बिना गारंटी लोन देने की बात उन्होंने कही है। और इसी मुद्दे बात करने हमारे साथ में अब जुड़ेंगे जयदीप पटेल, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऑनरेरी सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जयदीप जी, सबसे अहम मुद्दा ये लोन देने की जो बात कही है केंद्र सरकार ने आपको, और जो आप लोगों ने बात की होगी अंदर अंदर अपने फेडरेशन में या MSME के लोगों के साथ में, कितनी गले उतर रही हैं? इसमें जो हमारे अंदर बात हुई, हमारे सभी जो भी हमारे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, सबने ये सोचा कि ये अगर लोन है, क्योंकि आजकल जो भी MSME चलता है वो बिना लोन तो चलता ही नहीं है। अभी ये ऊपर से एक नया लोन देने की बात जो कर रहे हैं, ये सभी के दिल में या दिमाग में उतर नहीं रही है। वो जो हमारा जो मानना है कि जो हम जो लोन एग्जिस्टिंग जो यूज कर रहे हैं उसमें ही कुछ राहत का पैकेज दिया जाए। समझो कि कोई 12% में इंटरेस्ट में लोन ले रहा है, तो उसको बोलो कि भाई आपको अगर इतना अच्छा पैकेज देना ही है तो आप उनमें लोन में जो इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें घटोती कर दो कि भाई हाँ अभी ये आगे का जो आपका जो बैलेंस है, और आप जो नई लोन आपका बिजनेस एक्सपांशन के लिए या तो आपकी जो डेब्ट है उसको कवर करने के लिए लोगे तो आपको ये रेट में मिलेगी। वो सबसे अच्छा होता था। ये अभी ये नया फॉर्मेट बनाया, अभी ये कब तक हमारे पास आएगा, ये एक जैसे लॉलीपॉप जैसे दिख रहा है, ये अभी हवा में है। कब आएगा, किसके थ्रू आएगा, बैंक का क्या रहेगा, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रहेगा, वो किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने अच्छा सब बात बताई है, हम भी समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, ऐसा हम सुनने में आया। अभी ये एंड यूजर तक, जैसे MSME के छोटे छोटे बहुत सारे कि जिनको प्रोपराइटर है या अकेला इंसान है कि जो 10-12 आदमी को भी हैंडल करता है, वो लोन के पीछे कब पड़ेगा, कैसे जाएगा, उसका क्या रहेगा। जो लोन चलती है उसमें उनको अच्छी तरह से उनको घटोती देख के आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए था, हमारा ये मानना है। सभी जो भी हमारे जी जयदीप जी, आपने बहुत सही बात छेड़ी है। मेरी अभी किसी से बात हुई फोन पर, तब ये भी कहा कि इससे बेहतर है कि कुछ पैसे हमें दे देते, यानी MSME को कुछ ऐसा फंड दे देते ताकि वो अपना काम आगे चला सके। उस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? वो आपने जैसे उन्होंने जो दिखाया कि भाई फार्मर के अकाउंट में पैसा चला गया, जो कारीगर है, जो श्रमिक है, उनके अकाउंट में जनधन में पैसा चला गया, तो जैसे MSME वही लोग को कम से कम 10 से 100 200 लोग को जो पालती है, तो वो MSME के ऑनर के अकाउंट में भी पैसा जाए, ऐसा कुछ करना जरूरी था। जब ये जो कोविड आया तो उनकी वजह से उनको तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है, क्योंकि आज के दिन में सबको पगार करना, लाइट बिल भरना, PF का करना, ESS का, हाँ गवर्नमेंट ने सब में रिलीफ दिया है, लेकिन पैसा तो भरना ही है। 12% था PF में, उसकी जगह 10% किया, पैसा तो भरना ही है। 24% सरकार भरेगी PF, ऐसा भी कहा है उन्होंने। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे देखो फायदा नुकसान
तो होगा नहीं, इतना ज्यादा कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये लॉस जो हुआ है, जो मटेरियल का जो पड़ा रहा है, अभी आगे ऑर्डर कैंसिल होने का चांसेस, एक्सपोर्ट का जो भी बिजनेस है उनका बंद है, केमिकल फैक्ट्री में जिसने केमिकल लगा के रखा था वो केमिकल फैक्ट्री बंद है, वो पूरा उसको जैसे मशीनरी वाले हैं उनकी मशीन सब मेंटेनेंस में है, उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। उससे अच्छा कोई भी हर एक एमएसएमई का जिस तरह से उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है उसी हिसाब से उनको अच्छा रिलीफ डायरेक्ट उनके अकाउंट में देना जरूरी था। जी 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 जी। ये लोन के जरिए से देने से क्या होगा कि फिर से वही चक्कर में, अभी उनका ऑलरेडी 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन की वजह से उनका काम सफर हो चुका है। अभी ये लोन के पीछे पेपर बनाने के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पीछे घूमने में फिर से टाइम जाएगा, तो ये चक्कर फिर से चलने में थोड़ी मुश्किल ही हो जाएगी। बहुत सही बताया आपने कि मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार सरकार लोन देकर ब्याज से खुद का फायदा कर रही है, इसके बारे में क्या कहें? 100% है ये बात कि गवर्नमेंट एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से पूरा लेने की सोच रही है। मेरा पहला मुद्दा वही था कि जो आदमी के पास जो भी एमएसएमई है, कोई भी एमएसएमई लोन के बिना आज के दिन में चलता नहीं है, तो लोन में ही उनको ब्याज में कटौती करके अच्छा बेनिफिट देना चाहिए, या तो जीएसटी में कुछ बेनिफिट दे देना चाहिए था कि भाई जीएसटी आप 1 साल या 2 साल तक 18% की जगह आप इतना भरो। तीसरा मुद्दा ये है कि आप जब इनकम टैक्स भरने जाओगे तो इनकम टैक्स तो जो आपको लगने वाला ही है, तो उसमें कटौती देनी चाहिए थी कि भाई आप ये स्लैब में आते हो तो इंस्टेड ऑफ 30% यू कैन पे 15% और 10%। उसी हिसाब से उनको ये मुद्दे कवर करने चाहिए थे। उन्होंने दिया पैकेज, वो पैकेज आज देश भर में दिखाने के लिए दे रहा है, ऐसा हमारे एमएसएमई वाले का लगना है कि भाई ये पैकेज दे दिया, पर पैकेज का फायदा डायरेक्ट कब आएगा, कैसे आएगा, वो किसी क्लैरिटी नहीं है। एक और मुद्दा भी है और उसमें ऐसा कहा गया है कि एमएसएमई के सरकारी बकाया भुगतान को 45 दिन में यानी बकाया भुगतान 45 दिन में एमएसएमई कर पाएगी, तो उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उन्होंने उस मुद्दे में ऐसा कहा है कि जो भी गवर्नमेंट जो पीयूसी से जो जिस कंपनियों ने ऑर्डर लिया है तो उनका जो पेमेंट जो 45 डेज के अंदर नहीं हुआ है, 45 डेज का जो पीरियड दिया जाता है, हाँ वो PS 45 एमएसएमई के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो उनको वो लोग प्रेशराइज करेंगे। अभी ये मुद्दे में ये बात मैंने बहुत बार गवर्नमेंट को बताई भी है, और अपने यहाँ जब बड़ौदा में निर्मला सीताराम के अनुयायी जो आए थे, अनुराग जी ठाकुर जी, उनको मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि आप अगर एक बात समझो कि कोई पीओसी का कोई एक्स कंपनी काम कर रही है, जब आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे, आपके पोर्टल में वो कंप्लेन जाते जाते 60 दिन 70 दिन हो जाएंगे जी, और उसका रिजोल्यूशन आएगा तो पेमेंट तो 80-90 डेज में उसको ऐसे भी मिलने वाला है और वैसे भी मिलेगा जी। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जैसे ये एक्स कंपनी ने कंप्लेन की है तो वो पीयूसी के नजर में वो ब्लैकलिस्ट कर देगा। ओके, तो एक तो बिजनेस जाएगा, पैसा तो आना ही है, उससे अच्छा आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे जीएसटी का पोर्टल बनाया है, तो ऐसे पेमेंट का भी एक पोर्टल उसमें ही ऐड कर दो कि जो कंपनी ने जीएसटी भरा तो उसके किसके सामने उसने जीएसटी भरा है तो उसका पेमेंट हुआ कि नहीं, पोर्टल में ये एक सुविधा वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मैंने बताई थी उनको कि भाई आप जैसे जीएसटी मैंने भरा और मैंने जीएसटी दिया, तो मैंने जिसको जीएसटी दिया है तो मेरे को उसको भी पेमेंट करने का है, और मैंने जिसको जीएसटी पे किया है उससे मुझे पेमेंट लेना है। वही कंपनी के पोर्टल में वो भी दिखाएगा कि मैंने सुजय से ये जीएसटी आया है, तो उसको पेमेंट वो बिल के सामने 45 डेज में किया कि नहीं, वो एक अलार्मिंग वो लोग कर सकते हैं। ये सुझाव हमने आगे भी दिया हुआ है, वो सुझाव के लिए उन्होंने और ये सही सुझाव है, क्योंकि सबको उसमें जीएसटी में जितना फास्ट टर्नओवर होगा, आज के दिन में टर्नओवर जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से 3 महीना और आगे भी पता नहीं 6 महीने तक कंपनियां सही मुद्दे पे सही रन पे आएगी कि नहीं, तो उस टाइम में पेमेंट आना जरूरी है। तो जैसे जैसे पेमेंट फास्ट आएगा उसका इकोनॉमी विल स्टार्ट टू रन। जी बिल्कुल। टर्नओवर की आपने बात करी है, तो उन्होंने कहा है कि ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा, कंपनी एमएसएमई में ही गिनी जाएगी। उस मुद्दे क्या ये मुद्दे में उन्होंने कुछ सही मायने रखे हैं कि जो भाई 1 करोड़ से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो 1 करोड़
के ऊपर भी उनका जाएगा तो भी उनका जो MSME का लेबल है वो MSME का लेबल रहेगा। और सर्विस सेक्टर को भी उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि वो MSME में कहलवाएगा। जैसे छोटे मोटे ट्रेडर है, जैसे स्टील वाले हैं, ये क्लास, वो लोग 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर करते हैं और उन्होंने MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो MSME में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको फायदा है। अभी वो दिखाया है, उन्होंने बताया है और हम मानते हैं कि वो सही भी है। अगर ये हो ऑन प्रैक्टिकल वो आ जाए तो इट इज गुड। ओके, 200 करोड़ तक का टेंडर, ग्लोबल टेंडर नहीं होगा ये भी कहा है, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा जरूरी है कि ये 200 करोड़ का टेंडर फायदा होने से क्या है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आके काम करती है, वो उनको तब तक ये टेंडर पहुंचेगा ही नहीं। उससे अच्छा इंडिया की जो MSME है उसको कैपेबल कराने की ये सोच बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें हमारा कहना यह है कि उसमें क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है उसका बहुत विस्तृत में ये करना जरूरी है। जैसे एक कंपनी गवर्नमेंट की है, बेल में जाएगी, बेल इज ए PUC सेक्टर, तो PUC सेक्टर में वो जब जाएंगी तो PUC सेक्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट कंपनी में आप लिंक के थ्रू भी नहीं कर सकते हो। ओके। ये रेलवे में आप जाओगे तो रेलवे में भी उनके एजेंट है और एजेंट की सांठगांठ है, बड़े बड़े उनके जो मैनेजर और जनरल मैनेजर, जब तक उनके साथ आप टाई अप नहीं करोगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये 200 करोड़ का उनके बनाए हुए है, उनके लिए है ये जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिनिस्टर लोग का उसमें श्रेय है, फायदा है। मैं बहुत क्योंकि बिल्कुल सही बता रहे हैं जयदीप जी, क्योंकि जिस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने का जो उन लोगों ने पीरियड दिया है उसमें सबसे ज्यादा रेलवे, सड़क और हाईवे बनाने वाली कंपनियों पर ज्यादा फोकस किया है, तो यानी खुद का ही फायदा, वही उनका ही खुद का फायदा है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही मिनिस्टर लोग उस कंपनी में उनका खुद का स्टैक लगा के बैठे हुए या उनका रिलेटिव्स का ऐसा स्टैक लगा के बैठे हुए। तो ये जो MSME को उसमें कोई फायदा, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जैसे 1 करोड़ से लेके आप 25 करोड़ तक का जो बिजनेसमैन है, वो अगर गलती से भी 50 करोड़ का भी टेंडर भरने जाएगा ना तो वो क्राइटेरिया में से उनका ऐसा क्राइटेरिया ही बनेगा, टेंडर ही ऐसा बनेगा कि वो ये जो ग्लोबल की बात वो बोली है लेकिन वो क्राइटेरिया में कभी बैठेंगे नहीं। तो ये MSME को कभी फायदा होने वाला नहीं है उस बात का। जी 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बार कहा जा रहा है, क्योंकि हमें अब चीन को टक्कर देनी है। एक वक्त ऐसा था जब सस्ती चीजें लेने के लिए हमने चाइना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, अब जब खुद पर आन पड़ी है तब ऐसा हो रहा है कि आज एक और डिक्लेरेशन भी हुआ कि सभी कैंटीन एरिया में, स्टोर्स में हमारे देश की चीजें ही मुहैया करवाई जाएगी, वही बेची जाएगी। तो ये लघु उद्योग की बात जो है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें लघु उद्योग में उन्होंने फोकस करने की बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन जब तक अच्छी है कि सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ बातें हैं। क्यों कि लघु उद्योग में जो उनका जो सोचना है, चाइना में क्या है कि लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है और खुद के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर लघु उद्योग में करने जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एन लघु उद्योग जो हैंडल कर रहे हैं वो उनका एजुकेशन लेवल बहुत पुअर है। हाँ, वो पर्टिकुलर कोई चीज में माहिर रखते हैं, लेकिन उनको जो आरटीपीटी आनी चाहिए जो गवर्नमेंट से डील करने की या कंपनी से डील करने की, वो नहीं आती है। तो उस मामले में क्या होगा कि उनकी प्रोडक्ट को कोई सहारा नहीं लेगा, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो ये लघु उद्योग को जितना भी आप पावर करने जाओगे वो पावर कभी भी होने वाला नहीं है। जो भी है उसका क्राइटेरिया अच्छी तरह से बनाना जरूरी है। जी, आखिर में एक मुद्दे पर आऊंगी और फिर इस बात को, चर्चा को खत्म करेंगे। MSME को ई मार्केट के साथ में जोड़ने की बात की है। अब ई मार्केट के साथ में जोड़ेंगे तो ये छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, आपने ही जैसे कहा कि उनको वो नॉलेज नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ काम करना जानते हैं और अपना उद्योग चलाते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में नेट का प्रॉब्लम, जियो ने या सबने मिलके अच्छा फ्री में दे दिया, लेकिन वो कभी भी आप जाओगे, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि GST भरने के दिन में
कभी भी तुम्हारा नेट चलता नहीं है जी। तो लास्ट टाइम में भी आपको कोई ना कोई पेनल्टी भरो या ये भरो। अभी ई पोर्टल में भी उन्होंने ये किया है कि ई पोर्टल के थ्रू, ई पोर्टल में आज तक का रिकॉर्ड है हमारे कितनी कंपनियों ने, गेल में भी हमने खुद ने फेडरेशन की ओर से एक प्रोग्राम भी किया था, गेल ने ये भी किया, जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ये कभी भी ई पोर्टल के थ्रू होता ही नहीं है। जी 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 जी। तो ये जो ई पोर्टल की बात है उसमें बहुत सारी त्रुटि है। वो पहले छोटे लेवल पे उनको, माइक्रो लेवल पे उनको उनकी ओर से सुधारने की जरूरत है, बाद में ई पोर्टल करना जरूरी है। इससे अच्छा है कि आप टेंडर कॉल करो, टेंडर के हिसाब से सबको बुलाओ जो जो उसमें भरता है पेपर के थ्रू। ई पोर्टल करना जरूरी है, लेकिन आपकी सिस्टम में ये सुधारना पहले जरूरी है, बाद में ये ई पोर्टल करो तो चलेगा। बाकी ये ई पोर्टल का सिस्टम है वो चलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर आपके मुताबिक यूं कहा जाए कि ये घोषणा से बहुत ज्यादा फायदे नहीं होने वाले हैं? सही बताया मैंने, आपने आप जो बता रही हो वो भी सही है। मैंने वही बताया है कि भाई ये सब जो बताया दिखाने के लिए जो कर दिया है कि हम 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज दिया है और एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। हमने जो बात, हमारी जो डिमांड थी कि आपने जो ये 3 महीने या कोविड का गया और आगे का लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद का जो नुकसान होगा, वो जो पीरियड का जो नुकसान है वो आपने दिया और एक हाथ से लिया। उससे अच्छा जो वही पीरियड में या तो आगे आने वाले पीरियड में, जैसे मैंने बताया कि लोन में से आप कटौती करो, पीएफ में कटौती करो, ईएसआईएस में कटौती करो, टीडीएस में, इनकम टैक्स में कटौती करो, पेमेंट फास्ट करो, तो ये बहुत सही होता। ये जो दिया हुआ है ये खाली वर्बल रहेगा, पब्लिक उसके पीछे घूमती रहेगी और ये पैसा जैसे आया है वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, बाकी उसका कोई यूटिलाइज होने वाला नहीं है, कोई कर सकने वाला नहीं है। ये जाएगा फिर बड़ी जो उनकी आका लोग है, जैसे अंबानी है, अडानी है, उनके लोग में ही जाएंगे। जैसे ये 68,000 करोड़ उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, जो 3 नीरव मोदी, सांडेस राख, उससे वही होने वाला है एमएसएमई के साथ कि ये जो पैकेज दिया है उनकी छोटी छोटी एमएसएमई वो लोग खड़ी करेंगे और वो पैसा उनके पास चला जाएगा। जो रियल इंडिया के लिए, देश के लिए काम करते उनके भाग में कुछ आने वाला नहीं है, ऐसा हमारा अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए जयदीप जी, और उम्मीद करते हैं कि सरकार के ये जितने भी वादे हैं उस वादों पर अर्थव्यवस्था को जो सुधारने की कोशिश की जा रही है उसमें एमएसएमई से जुड़े हुए जितने भी उद्योग के उनको कुछ फायदा हो और वो कुछ ऐसा कर पाए जिससे इसका फायदा ले पाए, क्योंकि ये सारे कागजी मामले बहुत लंबे होते हैं, मगर वो जल्द से जल्द आप तक वो पहुंचे, वही उम्मीद करेंगे जी। जैसे फार्मर को जैसे डायरेक्ट पेमेंट किया, ऐसा एमएसएमई को डायरेक्ट पेमेंट करे, वो सबसे अच्छा फायदा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो कुल मिलाकर जितनी भी बातें सामने आई है उसमें ये जो 10 बूंदे जिंदगी की देने की कोशिश की है सरकार ने, वो 10 बूंदे एमएसएमई को कितना उभार पाएगी, और जिस हालात में अभी हर उद्योग मार झेल रहा है आर्थिक संकट की, वो आने वाला वक्त बताएगा कि उनको कितना फायदा ये घोषणा से हुआ है। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। देश दुनिया राज्य की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। नमस्कार।